अच्छा, बताइए, मेरा एक्चुअली एक ही टैब शेयर हो रहा है, तो कीवर्ड एक्सप्लोरर में सोच रही थी खुल आपके पास भी नजर आ रहा है, लेकिन वो नहीं आ रहा। हाँ, ये कीवर्ड एक्सप्लोरर है, ये इसकी मैंने वीडियो उस दिन भेजी थी, तो पता नहीं आपको। हम यहाँ से अच्छा, क्या डालेंगे हम यहाँ पे? एक्सप्लोर एंटायर डेटा, हाँ, एक्सप्लोर एंटायर डेटाबेस में जाते हैं, और उसके बाद अगर हमने कोई फिटनेस ही मेरे माइंड में सब पहले आते, सब बहुत कॉमन है, इसलिए हम इसको या तो यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, या तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं। फिर उसी की इंसाइट्स आती हैं। फिर यहाँ पे कीवर्ड आइडियाज हैं, इसमें ज्यादातर काफी ज्यादा ब्रांडेड कीवर्ड है। जो जनरल ब्लॉग्स होते हैं जिन्होंने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट एडसेंस वगैरह से अर्न करना होता है, वो तो इन सबको टारगेट करते हैं, ताकि बस उनकी वेबसाइट कहीं ना कहीं हर कीवर्ड के लिए रैंक हो रही हो, बस वो कंटेंट बहुत ज्यादा क्रिएट करते जाते हैं। और लेकिन अगर हम किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं स्पेसिफिक, तो हम उनके उसके मुताबिक करते हैं। जैसे अभी हम इसमें अगर कोई भी नॉन ब्रांडेड कीवर्ड यहाँ से पिक कर लें, मैं बेसिकली ये बता रही हूँ। एक तो हाँ, इसमें शो रिजल्ट कि एक तो लिस्ट हमारे पास यहाँ पे आ रही है, हम इधर से भी क्लस्टर्स पर पेरेंट टॉपिक के टर्म्स पे जाके तो रिलेटेड सेकेंडरी कीवर्ड्स ढूंढ सकते हैं जो उनसे रिलेटेड है। इसमें और दूसरा तरीका ये कि अगर हमने फिजिकल फिटनेस को रैंक करना है, हम इसको प्राइमरी कीवर्ड बनाना है, हालांकि बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि एक तो 2 वर्ड्स का बहुत कॉमन वर्ड्स है 79, इसको तो हमने नहीं करना। लेकिन अगर हम कंसिडर करें कि ये हमारा कीवर्ड ऑफ चॉइस है, तो इसके सेकेंडरी कीवर्ड्स हम इस तरह ढूंढ सकते हैं कि हम इसको गूगल पे एंटर करें, और अच्छा, ये एक तो मेरा वो ना डिफरेंट टैब्स शेयर होते, हम गूगल पे इसको एंटर करें तो ये जो नीचे आ रहे हैं ना, इसके नजर आ रहा है। जी नजर आ रहा है। तो अभी इसमें हमें जो सजेशंस नजर आएंगे मेरी लोकेशन के हिसाब से आ रही हैं। तो हम वीपीएन यूज करके अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स में रैंक करना चाहते हैं, तो वीपीएन का आपको पता होगा ना। जी जी, वीपीएन लगा के तो फिर इधर से जो भी सजेशंस आ रही हैं उनको हम कंसिडर कर लेते हैं, और जितना हम आगे जाते जाते हैं उतना लॉन्ग कीवर्ड बनता जाता है। यानी कि फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स, फिर कंपोनेंट्स ऑफ टाइप्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, 5 कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंट। अगर हम फिर इनको मजीद आगे से आगे लेके जाते जाते हैं, लॉन्गर टेल, इनको हम अपने कंटेंट, ये भी एक तरीका है कीवर्ड्स निकालने का। हाँ, क्योंकि गूगल वो सजेस्ट कर रहा होता है ऑटोमेटिकली हमें। ये फ्री, एक काइंड ऑफ फ्री तरीका है ना ये, क्योंकि इसमें जो गूगल जो सिलेक्ट शो हमें कर रहा है वो सबसे हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले हैं, क्योंकि गूगल को पता है कि ज्यादातर लोग ये सर्च करें, तो अभी इसने भी यही करना होगा, तो वो वही सजेस्ट हमें कर रहा होता है। तो दिस इज वन वे कि हमें हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स मिलते हैं, लेकिन इससे हमें उनकी इनसाइट्स नहीं पता चल रही होती कि डिफिकल्टी कितनी है या कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इसको रैंक करने के लिए। लेकिन ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है। और फिर ये जो शेयर्ड कीवर्ड टूल्स होते हैं इतना सस्ते मिल जाते हैं कि मतलब अगर बंदे ने इसको इस चीज को अपना वो बनाना हो काम, तो वो इतने पैसे तो हम दे देंगे। अच्छा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बाकी इसका ज्यादा सही तब पता चलता है जब हम एक्चुअली करना शुरू होते हैं। मतलब जितनी मर्जी वीडियोस देखें, लोगों से सीख ले, जब तक करें ना तो समझ नहीं आती, ये कॉन्फिडेंस नहीं आता कि जो हम करना चाह रहे हैं। जैसे मेरी कोई वेबसाइट है, अब उसकी जो कॉम्पिटिटिव वेबसाइट है उसको मैं यहाँ डाल के उनके कीवर्ड्स निकाल सकती हूँ कि उन्होंने कौन से यूज किए। हाँ, अच्छा, और टॉपिक के हिसाब से कैसे होगा?
जैसे मेरे ब्लॉग का टॉपिक है, उसके कीवर्ड निकालने, वो टॉपिक के हिसाब से कैसे निकलेगा? वो कीवर्ड एक्सप्लोरर से होगा। अच्छा, यहाँ सही। पे हम एंटर करते हैं ना, जैसे अगर कायक हाँ हाँ, एक चीज है, तो ये मुझे एआई जो सही है है। ना, ये वाली जो फंक्शन है, ये तो एआई मुझे सजेस्ट करा है, ठीक है, एचरेफ्स का, कनाडा ठीक। के अंदर, ठीक है। इधर से कंट्री बंदा सिलेक्ट कर लेगा, और हम्म, हमें एक वो मिल जाता है, उसके बाद हम हमारे पास उसका वो अंदर का वो खुल जाता है। जब हम, जो मैंने अभी बटन क्लिक किया, ये जब हम उसकी पूरी डायरेक्टरी को ओपन करते हैं यहाँ पे, हम्म, तो कायक से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं वो मुझे नजर आ जाएंगे। सही। और उसके बाद मैं इनको वन बाय वन यहाँ से कीवर्ड डिफिकल्टी सिलेक्ट कर लूँ कि शुरू में बंदा जो शुरू का कंटेंट होता है वो लोएस्ट कीवर्ड डिफिकल्टी वाला करे, ताकि जल्दी रैंक होते हैं ना, टॉप पेजेस हम्म, पर जल्दी रैंक होते हैं। तो मैंने लेस देन 10 कीवर्ड डिफिकल्टी सिलेक्ट कर ली। अब जितने भी हम्म, कीवर्ड्स इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं, इनको रैंक करना बहुत इजी है, इसलिए क्योंकि थोड़े से 2-3 लिंक्स कहीं और से इस कंटेंट को, मेरे इस आर्टिकल को आ रहे होंगे, तो ये फर्स्ट 1 to 10 पोजीशंस पर आ जाएंगे इसके आर्टिकल। सही। और तो ये आपको मतलब ये दो दो वर्ड्स के कीवर्ड्स हैं, शॉर्ट टेल, लेकिन ये वाला जो निश है ना, ये इसमें कंपटीशन नहीं है ना ज्यादा, तो इसलिए इसके लोअर डिफिकल्टी कीवर्ड्स हमें नजर आ रहे हैं। सही। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स भी लो डिफिकल्टी वाले हैं, और इसका सर्च वॉल्यूम जो है ना बहुत ज्यादा है। ये मैंने 2023 में ना किसी से वेबसाइट बनवाई थी, तो उसने मुझे कीवर्ड रिसर्च करके ये इसके ऊपर वेबसाइट बना के दी थी, तो मुझे इसके बारे में पता है कि ये अच्छा। वाला कीवर्ड इस तरह के मतलब और भी होते डिफरेंट। मेरे पास एक लिस्ट है, अगर हमने किसी को ये वाला काम करके देना हो कि हम निश वेबसाइट आपको बना के देते हैं और उस पर एडसेंस के एड्स लगा के अर्निंग हम्म, वगैरह कर सकते हैं। एडसेंस का आपको पता है ना? हाँ, डिटेल में ही जस्ट ब्रीफली पता है। अच्छा, तो कीवर्ड रिसर्च का मेरे ख्याल से हमने काफी ज्यादा चीजें कवर कर ली हैं। अब बाकी जब आप खुद इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, तो आपको तो फिर कोई क्वेश्चंस आएंगे, फिर हम उनको मजीद क्लैरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आज मैं इसको जरूर एक्सप्लोर करूंगी, फिर क्वेश्चंस लिख लूंगी। ठीक है। सही है। हम्म, दूसरा जो है, मैंने आपको इस पे भी फोकस करवाया था कि ये जो ये इंटेंट क्या होता है, कीवर्ड इंटेंट, इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल, ट्रांजैक्शनल। तो जब हम किसी बिजनेस की वेबसाइट, यानी अगर आप अपवर्क में एसईओ की जॉब्स आप ढूंढने शुरू करें ना, तो जितने भी हम्म, लोग एसईओ करवाना चाह रहे होते हैं, वो किसी बिजनेस वेबसाइट का होता है, 90% ऑफ द लोग, ठीक है। तो हम्म, वो या तो कोई होगी, कोई अमेजोन प्रोडक्ट रिव्यू साइट होगी, या कोई ई कॉमर्स साइट होगी, या फिर कोई लोकल सर्विस बिजनेस होगा किसी भी जगह का। सही। तो उसमें इन तीनों चीजों में हमें जो एसईओ एजेंसीज होती है ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैं डेनिस यू के साथ ब्लिट्ज मैट्रिक्स में काम करती हूँ, तो उसके साथ काम वो पे तो बहुत कम करते हैं, लेकिन उसके साथ काम करने का ना इतना मतलब फायदा इसलिए बहुत ज्यादा है कि वो बहुत मशहूर, उसने अपने आप को, अपनी स्ट्रेटेजीज को, हर चीज को किया हुआ है। मतलब वो अपने आप को ऐसे मार्केट करते हैं कि आई एम नॉट अ सर्च एसईओ एक्सपर्ट, आई एम अ सर्च इंजन इंजीनियर, यानी कि मैंने ही सर्च इंजन को डिजाइन किया था। याहू में उसने काम किया था ना, तो सारी सही। एनालिटिक्स अंदर बाहर कैसे सर्च इंजन एक्चुअली काम करते हैं वो मुझे पता है। तो हम्म, उसको अपने आप को उसने ऐसे ही मार्केट करता है, उसको चीजें भी पता है सारी, जो नॉर्मल यहाँ पे पाकिस्तानी लोकल्स बता रहे हैं कोर्सेज वगैरह में, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें उसको पता है। जो उसके साथ काम करते हुए मुझे भी मतलब पैसिव लर्निंग हो गई बहुत ज्यादा, अंदर हम्म, तक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स काफी ज्यादा क्लियर हो गए। तो जो वो उसके जो क्लाइंट्स होते हैं ना, वो टॉप इंडस्ट्री लीडर्स होते हैं सारे, ज्यादातर, यानी कि उनका मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस होता है। हम्म, रेवेन्यू जो होता है वो 100,000 से तो ऊपर ही होता है मिनिमम, उसने ये क्राइटेरिया रखा हुआ है।
ईयर का, लेकिन उसके ज्यादातर क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनके $1 million प्लस उसका ना ईयरली रेवेन्यू होता है। अच्छा। तो उसकी वजह से मैं आपको ये बता रही हूँ कि बंदे को जाहिर ऑब्वियसली पता चल रहा होता है ना कि बड़ी कंपनीज के लिए क्या चीज काम कर रही है, क्या चीज नहीं काम कर रही। तो उस एक एग्जांपल जो मैंने आपको आज कवर करना था कॉन्सेप्ट ही क्लियर करने के लिए कि उसका एक क्लाइंट था डेरिल आइजक्स, जो एक लॉ फर्म ओनर था, है, ठीक है, आइजक्स अच्छा। एंड आइजक्स। हम्म। एक मिनट, इसका हम अभी देख लेते हैं। मैंने वैसे क्योंकि अब इसका करंटली क्लाइंट नहीं है ये, तो इसका मैंने अभी तो नहीं देखा, लेकिन ये बंदा है और इसका ये लॉ फर्म है, इसने एक लॉ फर्म क्लाइंट्स इसको चाहिए थे पर्सनल इंजरी के। तो अच्छा। ये किसी इस और एजेंसी को डेनिस से पहले $70,000 अ मंथ पे करा था, ठीक अच्छा। है। और वो एजेंसी इसको शो करती थी, ये देखो तुम्हारी ट्रैफिक आ रही है वेबसाइट पे। उसकी ट्रैफिक तो बहुत ज्यादा उन्होंने कर दी थी, लेकिन उसके जो ट्रैफिक थी वो उसकी वेबसाइट से मतलब उसको कॉल नहीं कर रहे थे, परचेज नहीं कर रहे थे, उसकी सर्विसेज नहीं मांग रहे थे। तो सही। उसका रीजन ये था कि जो कीवर्ड्स जो रैंक थे ना सारे 90% या जितने भी बहुत ज्यादा, वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स थे। अच्छा। अभी ये मतलब ये सारी कॉन्सेप्ट की बात है हम्म। कि जब इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स पे आप रैंक करते हैं कि व्हाट इज कायाक्स फिशिंग, ये फिशिंग कायाक्स तो ट्रांजैक्शनल है कि ये जो सर्च करा होगा उसने एक्चुअली खरीदना होगा, लेकिन अगर व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट और ये सारे टाइप्स ऑफ ये इस तरह के होंगे तो वो लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, और उसकी वजह से आपके पास ट्रैफिक आ भी रही हो वेबसाइट में तो कोई फायदा नहीं होता। हालांकि कुछ कस्टमर्स होते हैं जब आपके पास भी आएंगे तो उनको कहा हमारी ट्रैफिक बढ़ा के दो, ट्रैफिक बढ़ा के दो, तो ट्रैफिक सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशनल कीवर्ड से बढ़ाई जाती है। लेकिन अच्छा। हमें पता होना चाहिए कि हमने ट्रैफिक भी बढ़ानी है, लेकिन साथ साथ उनकी मतलब सेल्स भी जनरेट करके देनी है, ये चीज पता होनी चाहिए। सही। फिर क्या किया इनके साथ, कैसे इनकी सही हुई? वो फिर जो है ना एक कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स पे कंटेंट क्रिएट हम करना शुरू करते हैं। सही। जैसा अगर लॉ फर्म होगी तो हम देख लेते हैं उसके क्या होंगे। ज्यादातर फॉर सेल, कॉस्ट, पर्सनल इंजरी, अटॉर्नी कॉस्ट, नियर मी कीवर्ड्स जो होते हैं जिस एरिया में वो सर्व कर रहा हो, उस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं ना वो होते हैं कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल। और वो सर्च टर्म्स होती हैं जो जिन लोगों ने अभी किसी को हायर करना हो तो वो सर्च कर रहे होते हैं। इसके आइडियाज हम चैट जीपीटी से मिल सकते हैं और डिफिकल्टी एनालिसिस हम इन टूल से कर लेते हैं, और फिर हम उन कीवर्ड्स के ऊपर कंटेंट क्रिएट करते हैं और उनको लिंक्स ऐड करते हैं उन पे, तो वो रैंक होना शुरू हो जाता है और लोग आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अभी मुझे एक ये वाली कंपनी है, एक मिनट, जिन्होंने मैंने अपवर्क पे भी आजकल जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया, क्योंकि अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे मतलब पर्सनल क्लाइंट्स अलग भी हों ग्लिट्स मैट्रिक्स के अलावा। तो इस वेबसाइट के जो भी लोग हैं ना मार्केटिंग के, उनसे मेरी मतलब इंटरव्यू टाइप हुआ था, तो इनको भी मैंने यही बताया। इनको इस चीज का मसला था कि हम एआई ओवरव्यू पे हम रैंक होने चाहिए, ठीक है। अच्छा। एआई सही। ओवरव्यू का आपको पता है? हाँ, मुझे छोटा सा एक पार्ट आता है एआई ओवरव्यू का। हाँ, इनको इस बात से प्रॉब्लम हुई, मतलब ये सारी चीजें कीवर्ड में आती है इसलिए हम पहले इस चीज को कवर करें। इनको ये था, अभी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये 9,000 कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं। 9,000 का, हाँ ठीक है। कंट्री और लोकेशन है। हम यूनाइटेड किंगडम का भी देख लेते हैं, इनकी यूनाइटेड किंगडम में है, लंदन में, तो 7,900। तो अभी इनके ये कम होते जा रहे हैं। एक तो अच्छा।
इनकी ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी, जैसे 10.2 थाउजेंड है ना पर मंथ। इनको ये है, इन्होंने मुझे इस तरह से मतलब जॉब पे ये लिखा हुआ था कि हमें एआई ओवरव्यू पे रैंक करना है। तो मतलब फिर मैंने इनसे डिस्कस किया कि आप चाहते क्यों है, क्या मसला क्या है? वो कहते हैं कि हमारी जो है ना पहले ट्रैफिक पिछले साल तक 24,000 थी और अब अच्छा। 10,000 रह गई है या 11,000। हम्म। तो उसकी वजह मैंने जब इनसे बात नहीं हुई थी, इन्होंने सिर्फ अपनी वेबसाइट मुझे बताई थी, तो मैंने इनका ये कीवर्ड्स यहाँ से जाके देखे थे ना जिस पे ये रैंक्ड हैं। तो ये अगर आप देखें तो तकरीबन सारे जितने भी आप पेजेस, ये 177 पेजेस हैं जिस पे ये रैंक्ड है, मतलब सारे कीवर्ड्स जो ये 10,000 कीवर्ड्स हैं, 8,000, 10,000, ये 177 पेजेस में। तो मैंने मतलब ये काफी ज्यादा पेजेस देखे और ये सब जो हैं 90% हम कह सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं, ठीक है। सही। और इन इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स में ये एआई ओवरव्यू का निशान है, ये नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा इनमें से एआई ओवरव्यू में भी रैंक्ड हैं। अच्छा। कुछ नए भी होंगे क्योंकि ये वैसे इस वेबसाइट की एसईओ बहुत अच्छी हुई हुई है। तो ट्रैफिक क्यों इनका नीचे गया है, क्योंकि पहले एआई ओवरव्यू नहीं होता था। अब सारी ट्रैफिक इनको आ रही थी इंफॉर्मेशनल कीवर्ड से आ रही थी, लोगों ने कुछ सर्च करना होता था, इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी, इनकी वेबसाइट पे आते थे। अब जब वो वही लोग जो इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं वो जब गूगल में लिखते हैं तो एआई ओवरव्यू ऊपर आ जाता है, उसी पे उनको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो वो इस वेबसाइट पे क्लिक करके नहीं जाती है किसी और वेबसाइट पे, उनको तो सिर्फ अच्छा। इंफॉर्मेशन चाहिए। तो बेसिकली इनका मसला ये है कि ट्रैफिक तो लूज हुई है लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कस्टमर्स तो नहीं लूज हुए ना। उन्होंने कहा मैंने उनसे पूछा ये वाली बात की, तो उन्होंने कहा हाँ हमारी नंबर ऑफ लीड्स तो अभी तक वैसी ही है, मतलब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी वजह भी यही है कि बिजनेसेस के लिए मैटर जो कर रहा होता है जो उनसे खरीदेगा, और वो होते हैं कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल सही। सर्च इंटेंट वाले लोग। तो इनके मसले का हल जो है वो ये है कि ये जो ना लोकल रैंकिंग इनकी खराब हुई, लोकेशन पेजेस गूगल ने अब नेचुरल से नेचुरल की तरफ जा रहा है। मतलब वो पहले इस तरह होता था कि कीवर्ड स्टफिंग कर लें, कीवर्ड अंदर डाल लें, रैंक हो जाएगा पेज। फिर लोग मतलब कंटेंट बस हो, इधर उधर से लिंक्स ले लो, रैंडम लिंक्स, मतलब वो प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क्स होते हैं। और ये फाइवर पे बहुत से लोग बैकलिंक्स बेच रहे हैं, वो फेक बैकलिंक्स होते हैं, वो मतलब स्पैमी वेबसाइट्स होती हैं, उनका डोमेन अथॉरिटी वगैरह तो ज्यादा होती है। आपको पता है डोमेन अथॉरिटी वगैरह ना? तो नहीं बताएं। अच्छा ये जब हम इसके ओवरव्यू में आते हैं उससे बेसिकली पता चलता है कि वेबसाइट कितनी स्ट्रांग है एसईओ वाइज। अच्छा। ये हमें शुरू में यहाँ पे नजर आती है, ये डीआर हमें नजर आ रहा है, ठीक है, 40 है इस वेबसाइट का, ये बहुत ज्यादा है। शुरू में जब हम वेबसाइट बनाते हैं 0 होता है, 10 तक पहुंचना भी मुश्किल होता है, और हर 10 जो होता है वो मतलब पावर ऑफ 10 जितना स्ट्रॉन्गर होता है, यानी कि 1 to 10 की वैल्यू जो है वो 10 से 11 जाने की सेम वैल्यू होगी। तो 40 तक पहुंचना जो होता है वो काफी मुश्किल होता है अगर हम नेचुरल तरीके से जाएं। फाइवर पे लोग ये इसको स्कैम तरीके से बेच, सॉरी आपको स्क्रीन वो वाली शेयर नहीं हो रही जो टैब दूसरा था, नहीं टैब मेरा दूसरा था। अच्छा। अब नजर आ रहा है। ठीक। ये जो है ना DR40, इसकी मैं बात कर रही हूँ। एच में ये DR नजर आता है, जो SEM रश होता है उसमें DA नजर आता है, ठीक है। डोमेन रैंक या डोमेन अथॉरिटी ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं, दोनों इसको डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट करते हैं। यानी कि अगर इधर 40 नजर आ रहा है तो SEM रश में या MOZ भी एक इम्पोर्टेंट टूल है, उसमें शायद ये 30s में नजर आ रहा था, लेकिन बेसिकली से ये पता चल रहा है कि वेबसाइट स्ट्रॉन्ग है SEO वाइज, ठीक है। लेकिन इसको बढ़ाने का एक नकली तरीका भी होता है जो कि जिसका कोई फायदा नहीं हो रहा होता, वो फाइबर पे लोग बेच रहे हैं। वो ये कैसे इंक्रीज होते हैं, बैकलिंक्स से इंक्रीज होता है। जो स्ट्रॉन्ग DR वाली वेबसाइट्स है ना, उससे जब इस वेबसाइट को हमारी वेबसाइट को लिंक मिलता है ना, तो हमारी वेबसाइट का भी DR इम्प्रूव होना शुरू होता है।
तो रियल एसईओ ऑर्गेनिक तरीका जिसमें कोई पीनलाइजेशन नहीं होगी, डी रैंकिंग नहीं होगी, उसका तरीका ये होता है कि हम असली बैकलिंक्स हासिल करें, इंस्टेड ऑफ हम कोई वेबसाइट जो इसी मकसद के लिए बनाई हुई है कि इसका हाई डीआर है तो हम दूसरों को लिंक करेंगे, तो उनसे पैसे लेके हम उनको लिंक करेंगे तो उसका भी इंक्रीज हो जाएगा। ये टेम्परेरीली तो काम करता है लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं करता। सही। तो अच्छा, हम इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स की बात हमने दो मतलब उसमें देख ली कि उससे फायदा क्या होता है, और मतलब उसका फायदा है क्योंकि ट्रैफिक आ रही है। अगर हमारी वेबसाइट पे एड्स लगे हुए, हम एडसेंस से अर्न करना चाह रहे हैं, या हम पर व्यू पेज पर मतलब व्यू पर पे पर व्यू जो होता है, जो एड्स में होते हैं कि किस हमें इंप्रेशंस मिल रहे हैं तो भी पैसे मिल रहे हैं, हम क्लिक करा एड्स के ऊपर तो भी पैसे मिल रहे हैं, उस तरह की वेबसाइट्स के लिए इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स बहुत अच्छे हैं। अगर हम कुछ सेल करना चाहते हैं तो नहीं। अच्छा, लेकिन फिर भी मतलब ट्रैफिक मतलब बैलेंस होना चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल भी इंफॉर्मेशनल पे ना करें ऑब्वियसली, लेकिन उसमें हमें फोकस कम से कम 40% हमें कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स पे रैंक करना चाहिए, उन पे पेजेस बना के। अब नेक्स्ट मुझे नहीं पता, मुझे अभी आपके साथ इस कितनी डिटेल में जाना चाहिए, तो जैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल्स हैं वो भी कवर तो करना है, वो भी इस वेबसाइट से लिंक्ड है कि इनकी जो प्रॉब्लम है जो इनकी, लेकिन वो हम बाद में कर लेंगे, पहले हम वर्डप्रेस वगैरह से रिलेटेड कर लेंगे। ठीक है। इस वेबसाइट का मैंने बताना था आपको कि ये एक वेबसाइट है जो ये वाला लिंक अपने पास खोले। इस वेबसाइट की? हाँ, pickmykayak.com जो मैंने आगे WP लॉगिन नहीं, सिर्फ मेन। खुल गया। अच्छा, इसमें जो आर्टिकल्स वगैरह नजर आ रहे हैं ऊपर मेन्यू में, उनको थोड़ा सा देख लें। अच्छा, ये जैसे गाइड्स हैं, कायक गाइड्स। हाँ, ये सारे ये मेन्यू है, इसके अंदर आर्टिकल्स हैं, नीचे भी हैं। सही। क्या करना है इसमें, देख लिया। इसके कंटेंट के बारे में जनरल मतलब थोड़ा सा ऑब्जर्व करके मुझे बताएं कि आपको किस तरह का कंटेंट नजर आ रहा है। इंफॉर्मेशनल है। है तो ये सारे इंफॉर्मेशनल, और इसमें मैंने कुछ ना, इसमें आपको जो इमेजेस नजर आ रही हैं वो क्या लग रही हैं, रियल लग रही हैं या इमेजेस? हाँ, एआई लग रही है। एआई लग रही है ना? हाँ। अच्छा, तो ये जिसने भी वेबसाइट बना के दी थी इसने सारा ये एआई जनरेटेड कंटेंट के ऊपर बना के दी, ठीक है। और इससे अच्छा। जो तस्वीरें थी उस वक्त एआई नया नया आया हुआ था 2022-23 में, तो कुछ वेबसाइट्स उस बंदे ने बनाई वो बहुत ज्यादा रैंक हो गई क्योंकि कंटेंट इतनी जल्दी क्रिएट हो गया, सब रैंक हो गया, उसके इम्प्रेशंस थाउजेंड्स, हंड्रेड मतलब मिलियंस पे तो इम्प्रेशंस चले गए, थाउजेंड्स में व्यूज और क्लिक्स आना शुरू हुए गूगल से।
फिर वो एकदम से गूगल का अपडेट आया और वो बंद हो गया ये सब कुछ। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे अभी होम पेज पे नजर भी आ रहे हैं शायद एक दो, जिसमें मैंने जो है ना रियल पिक्चर्स लगा दी। अच्छा। ये इसकी रैंकिंग बिल्कुल 0 हो गई थी। सही। इसके काफी पेजेस रैंक थे शुरू में और फिर बिल्कुल 0 हो गए। तो मैंने फेसबुक से जो ऐसी मार्केट प्लेस में ये सेल हो रही होती है काइक्स, तो मतलब मार्केट प्लेस वाली पिक्चर्स का उसमें कुछ किसी की आइडेंटिटी तो हम रिवील नहीं कर रहे और ना किसी को उन पिक्चर्स से फर्क पड़ता है कि हमारी पिक्चर लगा दी ये वो। मतलब मैंने सोचा नीचे डिस्क्लेमर वगैरह लगा दूंगी ताकि हर चीज रियल और जेन्युइन हो जैसे गूगल चाहता है। अलबत्ता मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जब ये मैंने इसकी वो की ऐसी, हाँ ये नजर आ रहा है, अप्रैल जी। वगैरह में ना मैंने इसकी कुछ पोस्ट थोड़ी सी अपडेट करके छोड़ दी। मेरे पास टाइम नहीं होता, थोड़ी सी की, तो उसके बाद ये खुद ब खुद मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैंने कल परसों ये देखा तो ये खुद जो है ना ऑटोमेटिकली वेबसाइट फिर से रैंक होना शुरू हो गई। सही। इसमें आपको नजर आ रहा है ये ऑर्गेनिक कीवर्ड्स +31, ये 0 से 71 तक चले गए हैं और सिर्फ क्या करने से गए, इमेज चेंज। हाँ रियल इमेजेस डालने से। इसको मतलब ये EEAT होता है, गूगल देख रहा होता है कि आपके कंटेंट में रियल क्या है। तो इसका इम्पैक्ट, ये प्रैक्टिकल इम्पैक्ट है कि आप अपने कंटेंट को रैंक कैसे कराते हैं। उसका वन मेन जो फैक्टर होता है वो होता है रियल कंटेंट। अगर आपका कंटेंट AI जनरेटेड है उसमें आप कुछ भी रियल नहीं डाल सकते। जैसे डेनिस की तो कहते हैं कि आपकी रियल स्टोरीज और एग्जांपल्स होनी चाहिए। जैसे अगर मैंने ये वेबसाइट बनाई है तो इसमें जो स्टोरीज हैं कि ये काया ये किया या वो किया, यहाँ पे मैं गया, इसमें जो कैरेक्टर मतलब बंदा है उसमें उसका नाम यानी कि फिक्शनल बंदा है रिचर्ड डॉड्स। तो अगर उसकी ये वेबसाइट है और वो अपने कायाकिंग एडवेंचर्स के बारे में बता रहा है ये, तो इसकी तस्वीर भी रियल होनी चाहिए और उसकी रियल पिक्चर्स इन जगहों पे होनी चाहिए कुछ ना कुछ। खैर अगर हम वो नहीं कर सकते तो हम फिर भी जब रियल इमेजेस डाल देते हैं कंटेंट में तो वो रैंक हो जाता है। ठीक है, ये वन ऑफ द वेज है टू रैंक AI जनरेटेड कंटेंट। सही। तो हम फिलहाल इस वेबसाइट के अंदर मतलब इसके बैक एंड पर से हम अपना वो प्रैक्टिकल वो भी बना सकते हैं कि इसमें हम अगर आपने वर्डप्रेस पे प्रैक्टिस करनी है तो इसी की जो पोस्ट हैं उनको हम इसमें पिक्चर्स वगैरह ऐड करके प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। और हम ये भी देख लेंगे कि कैसे रैंकिंग इम्प्रूव होती है, तो ये आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बन जाएगा, जो पोर्टफोलियो आइटम भी बन जाएगी। मुझे ये एक अच्छा, आइडिया है। मतलब मैं वर्डप्रेस पे इसकी आर्टिकल डाल के क्या कैसे चेक करूँ? हाँ, इसमें मैंने आपको इसका लॉगिन वो भेजा था। हाँ। इसमें एक मिनट, इसका मैं पासवर्ड, हाँ। मैंने व्हाट्सएप किया इसका पासवर्ड और यूजर नेम। सही। जो दूसरा है वो यूजर नेम है। सही। इसको आप अगर लॉगिन करें तो आपके पास वो पीछे से खुल जाएगा। उसमें सही। बेसिकली हमने करना क्या है कि मैं आपको बता दूंगी कि पिक्चर्स कहाँ से लेनी है। तो आपने जो है ना डिफरेंट आर्टिकल्स में जो ऑलरेडी रिटन है, क्योंकि इसके अंदर 1024 आर्टिकल्स हैं पहले से, 1021 सही। और रैंक खाली 70 है इस वक्त। वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो रहे हैं खुद ही, लेकिन उनको हम फास्टर कर सकते हैं अगर हम उनको एडिट करके खाली उनमें रियल पिक्चर्स डालना शुरू कर दें। तो हम देख लेंगे कि इससे क्या होता है।
और फिर हम फर्दर उस पे मजीद स्ट्रेटजीज पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे, और इसी वेबसाइट पे ऑन पेज एसईओ और वो सब मैं आपको सिखा दूंगी। ठीक है, सही। यानी वर्डप्रेस पे ये आपको रैंकिंग वगैरह भी शो करता है हर आर्टिकल की? प्लगइन्स होते हैं जिसमें मैंने एक डिसेबल किया हुआ है, तो अच्छा। उसमें योस्ट एसईओ है और एक एईओ एसईओ मैंने डाला हुआ था। हम्म, उनमें हमें आइडिया हो जाता है, जैसे ये सही। स्कोर है जिसमें ये ग्रीन लाइट आई हुई है ना, हम्म, ये रीडेबिलिटी और और ये सारी रेफरेंस। चीजें, ये एसईओ स्कोर है जिसमें ये ऑरेंज ये नजर अच्छा, आ रहा है। उससे पता सही चलता सही। है कि वो कितना ऑप्टिमाइज्ड है फॉर रैंकिंग। इससे ये नहीं पता चलता कि रैंक है कि नहीं, रैंक है या नहीं, ये अच्छा, हमें एनालिटिक्स वाले टूल से पता चलता है, जिसमें गूगल एनालिटिक्स होता है जिसके साथ हमने वेबसाइट को कनेक्ट किया हुआ होता है। आपको पता है गूगल एनालिटिक्स? जी जी। हाँ, उसमें हमें पता चलता है कि हमारी वेबसाइट के कितने पेजेस रैंक थे। सही। वो भी हम देखेंगे। और ठीक। दूसरा हमें पता चलता है ये जो एच रेफ्स वगैरह से, ये तो आउटर व्यू होता है ना, यानी कि जैसे मैंने आपको दिखाया कि टिक मार्क आया कि इसमें 74 कीवर्ड्स रैंक उसमें शो हो रहा है, तो हमें नजर भी आ रहा है कि हम उसको एक्सप्लोर अगर करें तो हमें पता चल जाता है कि वो कौन से हैं सही। जो रैंक है। तो ये डिफरेंट सारे पेजेस हैं जो रैंक्ड हैं, हम्म, और हम देख लेते हैं इनकी पोजीशंस अच्छी नहीं है अभी। जो इसकी टॉप मोस्ट पोजीशन है इस वक्त, वो 20s में है शायद, हाँ 23। हम्म, तो इसी वेबसाइट पे हम अपनी मतलब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हुए देख सकते हैं कि ये टॉप 10 में हम इसको पेजेस को करना शुरू कर देंगे। लेकिन उसका ये कंबाइंड सही इफेक्ट होता है, जैसे जैसे इसके और पेजेस रैंक होते जाएंगे, तो वो जो इंटरनल लिंकिंग होती है हर पेज की आपस में, उसी से ओवरऑल साइट रैंक और उनकी पोजीशन भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। हम्म, सही। और इसी की साथ साथ आप फाइबर पे गिग्स बना लें। वो उसको हम डिस्कस कर लेंगे कि किस क्या कुछ लिखा होना चाहिए कि हमें ऑर्डर्स ज्यादा आराम से आते हैं। तो ठीक। फिर बहुत ज्यादा चीजें हम लोगों के साथ काम करते करते सीख रहे होते हैं, जो हम जितना मर्जी कहीं से सुन लें वो समझ नहीं आती जब तक हम एक्चुअली कर ना रहे हो। मैंने जितने भी काम अभी तक किए सही वो इसी तरह किए कि करते हुए, दूसरों के लिए करते सही। हुए सीखा है जो भी। हम्म, अच्छा, और क्या मैंने कवर करना था? हम्म, हाँ, आज का जो मैंने सोचा हुआ था मेनली यही था। अब आप मुझे हम्म, बताएं कि कोई क्वेश्चंस हैं या। अच्छा, ये सेमरश सेमरश के बारे में आप क्या बता रही थी? अ, एक मिनट, हाँ वो भी देख लेते और ये आपने लिखा है ना चैट जीपीटी फॉर टूल्स, वो क्या है? हैं। सॉरी, एक मिनट में। अच्छा, हम्म,
चैट जीपीटी टूल्स, मतलब आजकल ना एआई जनरेटेड टूल्स, एआई टूल्स भी आ गए कीवर्ड रिसर्च के। अच्छा, तो ये चीज कीवर्ड रिसर्च। चैट जीपीटी से सबसे, ये जो कीवर्ड प्लानर है ये अब ओपन टू एवरीवन है, ये सबसे अच्छा था। ये पहले मैं यूज करती थी और ये सबसे अच्छा था, क्योंकि इसमें जो इंसाइट्स मिलती हैं वो अभी भी जो एच एसईएम रश और मतलब ये सारे जितने भी है ना, इनमें बहुत सी चीजें, मतलब इनमें डिस्क्रिपेंसीज है। आप एक टूल देखें दूसरा तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट आपको चीजें मिल जाती है, तो वो कंफ्यूजिंग हो जाता है। ये जो गूगल का अपना टूल था उससे उसकी अंदर की इंसाइट्स पता चलती थी। तो अब ये भी पेड हो गया है क्या? ये फ्री है, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों को विजिबल होते हैं जो पेड एड्स रन कर रहे होते हैं। मसलन अगर मैंने अपनी कोई साइट को अच्छा। गूगल एड्स उस पर चलाए हुए होंगे, एक्टिव कैंपेन होगा, तब मैं इसको देख सकती हूँ। मतलब अभी जो अच्छा। एजेंसी जो है ब्लिट्स मैट्रिक्स, उनका जो अकाउंट है उसके थ्रू मैं इसको एक्सेस कर सकती हूँ। अगर आपने देखना हो तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये कैसा काम करता है। उसके सही। अलावा लेकिन खुद अगर यूज करना हो तो वो कॉम्प्लिकेटेड है। हम्म। हम्म। एआई टूल्स, तो टूल्स तो बहुत ज्यादा है, बट जो मतलब बेस्ट ये है कि बंदा अपने आप को लिमिटेड रखे और एच और एससीएम रश और उन दोनों का डेटा आपस में कंपेयर करके तो उनके ऊपर बस फोकस करें। सही। बाकी चैट जीपीटी से मैंने आपको बताया था कि कैसे आपने किसी भी निश के प्राइमरी कीवर्ड्स के आइडियाज लेने और फिर उनको हम टूल्स में एनालाइज करते हैं जाके। अगर आपके माइंड में हो कोई निश या कोई वेबसाइट जिसके लिए करना हो तो फिर वो हम देख सकते हैं, वरना आप गिग्स बनाएं, आपको ऑर्डर्स आने लगे तो फिर हम उनको साथ साथ जैसे देखेंगे, मैं साथ साथ मैं देखेंगे। आजकल लिख रही हूँ लेदर जैकेट्स के ऊपर। अच्छा। तो हाँ। अ, अच्छा, लेदर जैकेट्स, वो कोई वो साइट होगी जैसे जिसमें एफिलिएट कमीशंस होते हैं या ई जैसे वो कॉमर्स? थी ना, ये क्या कहते हैं, द जैकेट मेकर, उनके लिए मैंने आर्टिकल्स लिखे थे काफी, अच्छा 2 साल पहले। हाँ, तो उसी की तरह एक और साइट है। अच्छा, सही। वो प्रोडक्ट रिव्यू टाइप होते हैं, वो नहीं, जनरल वो होते हैं क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशनली होते हैं कि विंटर जैकेट्स, व्हाट आर द बेस्ट विंटर जैकेट्स, हाउ कैन अच्छा यू हाँ स्टाइल योर जैकेट विद दिस, इस तरह स्टाइलिंग टिप्स और ओवरव्यू, इस तरह के आर्टिकल्स। सही, ठीक है। तो अब आप इन टूल्स को यूज करते हुए साथ साथ देख सकती हैं कि मतलब वो जो भी आर्टिकल्स वो पोस्ट करें आपके लिखे हुए वो कैसे रैंक कर रहे हैं और सही। क्या मेन हम्म। कीवर्ड से भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, मतलब जिन अच्छा, लोगों के साथ आप काम कीवर्ड्स। करें उनकी भी स्ट्रेटेजी को ना बंदे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए, रिवर्स इंजीनियरिंग करके कि हमें ये हम्म। पता है तो उन्होंने ये कैसे किया हुआ है। अच्छा, अगर उनका यहाँ पे रैंक कर रहा है तो इन्होंने क्या टेक्निक यूज की हुई है, आपस में लिंकिंग कैसे की हुई है डिफरेंट आर्टिकल्स वगैरह। हम्म। सही। और अच्छा, और एसईएम रश? और एक क्वेश्चन। हाँ, एसईएम रश। मैंने एक बार आज से 2 साल पहले एक उसके एजेंसी के साथ मैंने काम किया था, तो उन्होंने सेमरश की मुझे वो दी थी, लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था सेमरश। अच्छा,
ये अच्छा। ऐसी लिंक अच्छा, बैकलिंक का मतलब ये होता है ना कि अपने ही आर्टिकल में कोई दूसरे आर्टिकल का लिंक हो, ये बैकलिंक है। नहीं, जो हमारे अपने आर्टिकल्स में होता है इंटरनल लिंक। वो हम किसी और को बैकलिंक दे रहे हैं। वो हमारी अपनी वेबसाइट का भी दूसरा आर्टिकल हो सकता है और वो किसी और वेबसाइट का भी हो सकता है। जो अपनी वेबसाइट को हम दे रहे होते हैं अपने आर्टिकल से, वो इंटरनल लिंकिंग होती है, और जो दूसरी वेबसाइट को दे रहे होते हैं वो एक्सटर्नल लिंकिंग होती है। एक आर्टिकल में हमें एक दो एक्सटर्नल लिंक से ज्यादा इंक्लूड नहीं करने चाहिए, ज्यादा हमारे एक्सटर्नल लिंक मतलब इंटरनल। किसी और हाँ वेबसाइट का लिंक देना ना। तो फिर हाँ, बैकलिंक क्या हुआ? बैकलिंक होते हैं जो हमारी वेबसाइट को किसी और वेबसाइट से लिंक्स मिल रहे हैं, हमारी वेबसाइट के होम पेज या अच्छा, किसी भी आर्टिकल पेज। हमारी वेबसाइट का एसईओ ठीक। उन लिंक से ज्यादा बेहतर होता है जब हम रिलेटेड वेबसाइट्स, यानी कि जो हमारी वेबसाइट का निश है ना, उससे रिलेटेड निश की वेबसाइट्स हमारी वेबसाइट को अपने आर्टिकल से लिंक कर रही हैं। तो और अगर उनका एसईओ बेहतर है, हायर डोमेन अथॉरिटी है, तो उनसे जब हमें लिंक्स मिलेंगे तो हमारी वेबसाइट का एसईओ भी बेहतर होगा, ओवरऑल रैंकिंग बूस्ट होगी, विजिबिलिटी इंक्रीज होगी। उसको बैकलिंक्स कहते हैं। सही। तो बैकलिंक्स जो होते हैं ना, दो तरह के होते हैं, फॉलो और नो फॉलो। अच्छा। दोनों की वैल्यू होती है। नो फॉलो लिंक्स की एसईओ वैल्यू नहीं होती। नो फॉलो लिंक्स से हमें ये फायदा होता है, ये जो होते हैं ना हमारी वेबसाइट की प्रॉपर्टीज होती है, सेटिंग्स में हम जाके सेट कर सकते हैं कि हम जो लिंक आउट कर रहे हैं किसी को भी, वो नो फॉलो लिंक्स होने चाहिए, डू फॉलो लिंक्स होने चाहिए। अच्छा, तो तो नो नो। फॉलो लिंक्स का सिर्फ ये फायदा होता है कि हमारी वेबसाइट में विजिटर्स आएंगे, अगर उनका ट्रैफिक ज्यादा है और उनको जहाँ पे हमें लिंक ऐड हुआ है नो फॉलो, वो किसी को इंटरेस्ट होता है कि ये हम क्लिक करके देखें ये क्या है, मतलब कोई इंटरेस्टिंग चीज लग रही है, तो उससे हमें ट्रैफिक मिलेगा, बस हमें सिर्फ ये फायदा है। लेकिन उससे हमें उस वेबसाइट का कोई भी एसईओ स्कोर हो, कुछ भी, उस वो हम बेनिफिट, एसईओ जूस उसको कहते हैं, वो हमें नहीं मिल रहा उस लिंक से, नो फॉलो लिंक से। अच्छा, सही। एसईओ जूस यानी कि उनकी डोमेन अथॉरिटी हमारी डोमेन अथॉरिटी में आना शुरू हो जाए, ये हमें मिलता है उससे, जो अगर वो डू फॉलो लिंक्स हमें दे रहे सही। हैं। जो blitzmetrics.com है वो डू फॉलो लिंक्स देती है सबको, और उनका जो डीआर है वो 63 है, डोमेन रेटिंग। अच्छा, तो जो डू फॉलो लिंक है उससे हमें दूसरी वेबसाइट का एसईओ मिलेगा। हाँ, अब इसका जो एसईओ है ना इस वेबसाइट का, वो है 63 हो गया अब। तो ये अपने जितने भी एजेंसी के इनके क्लाइंट्स है ना, उन सारे क्लाइंट्स को अपनी वेबसाइट से लिंक्स देते हैं। तो सही। अभी एक इनका प्लम्बिंग क्लाइंट है, प्लम्बिंग प्रोज। हम्म। तो इसको इन्होंने 32 लिंक्स दिए हुए हैं, और इसका जो डोमेन अथॉरिटी अब हो गई है वो 8 हो गई है। अच्छा, 6 -2 हो गई। ये जो होता है ना, ये हर चीज फ्लक्चुएट होती है। 8 हो गई थी, सही। अब 6 हो गई, फिर इंक्रीज हो जाएगी। मतलब ये इसी तरह रैंक पेजेस का भी होता है कि कभी उनकी जो पोजीशन होती है वो 20 होगी, कभी 14 हो जाएगी। थोड़ा बहुत होता है, मतलब 5 to 10 का डिफरेंस आता रहता है अगर हम इसको यहाँ पे कंपेयर करें प्रीवियस वीक।
ये जो 28 से 17 पे गया या 16 से 17 पे गया, ये 51 से 17, 26 टू 28, जिसमें बहुत ज्यादा बिग जंप्स हैं, वो तो मतलब इसका ये तो मतलब है कि ये कोई पुराना नया पेज था, पहले बिल्कुल रैंक नहीं था और अब अपने नॉर्मल रैंक की तरफ आ रहा है। लेकिन थोड़ी बहुत जो है ना 2 to 3 वाली, जैसे 48 49 हो गया, इस तरह 2 to 3 वाले जो है ना ये चलते रहते हैं, और इसको गूगल डांस कहते हैं, फ्लक्चुएशन होती है। अच्छा। इसी तरह डोमेन अथॉरिटी की भी थोड़ी बहुत चलती रहती है। तो इस यानी कि इनको जब डू फॉलो लिंक्स मिल रहे हैं हाई डीआर वाली वेबसाइट से, तो इनकी वेबसाइट की डीआर भी इंक्रीज हो रही है। तो ये रियल ऑर्गेनिक तरीके डीआर इंक्रीज करने का। और एक तरीका होता है जिसका ये फाइवर पे लोग बेच रहे हैं। अच्छा। जैसे ये एक सेलर है, ये कहते हैं वाइट हैट, लेकिन ये वाइट हैट नहीं होता, ठीक है। अच्छा, तो ये आपको ये मतलब सेल कर रहे हैं आपको बैकलिंक्स, हाँ, ताकि आपका ये हो जाए। हाँ। ये अपने मतलब हमें दिखा भी रही है ना, हमें पोर्टफोलियो में नजर भी आ रहा है कि ये सेवेस्टीन.co को इसने किया, इस वाली वेबसाइट, ये डिफरेंट वेबसाइट जिसके इसने डीआरस इंक्रीज किए अपने बैकलिंक से। ये अभी स्क्रीन हैंग हुआ है आपका। अच्छा, वो टैब दूसरा खुला है इसलिए मैं देखती हूँ। अब नजर आए? हाँ। ये डिफरेंट इसमें ना, इसकी डीआरस आपको नजर आए, 67 है, इसका 42 है, इसका 36 है। सही। तो इस तरह के लोगों ने गिग्स बनाई हुई है, और इन्होंने क्या किया हुआ होता है, उसको कहते हैं पीबीएन, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। हम इसी को देख लेते हैं कि ये लिंक्स कहाँ से करते। इन्होंने लिखा होता है ये वाइट हैट है, यानी कि हम ऑर्गेनिक तरीके से आपको लिंक्स देंगे और आपकी वेबसाइट की हम एसईओ इंक्रीज करें। वो बंदा इनको पॉजिटिव रेटिंग देते थे क्योंकि उनको कुछ पता नहीं होता। ज्यादातर लोग इनको पॉजिटिव रेटिंग देते, उनको पता ही नहीं होता कि हमने लिया क्या है और हमें मिला क्या है। अगर उनको पता हो तो वो फिर ऑब्वियसली वो ले ही ना, क्योंकि वो ये सारी चीजें तो हमें नजर आ जाती हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, इसमें अगर हम ये सिंपल एंड्योरेंस कोचिंग, मैंने इन इनमें से कुछ सेलर्स को मैसेजेस किए कि आप मुझे बताएं व्हाट, मतलब बिल्कुल नॉर्मल, व्हाट स्ट्रेटजी डू यू यूज टू मेक श्योर द लिंक्स आर रेलेवेंट, क्योंकि गूगल को जो है ना रेलेवेंट लिंक्स चाहिए। तो ये हमें ब्लॉक, आप इनसे ऐसे सवाल पूछे ना तो ये आपको ब्लॉक कर देंगे। ये आपको कहते हैं वी आर वेरी बिजी, टू मेनी ऑर्डर्स, आई कांट टेक ऑर्डर्स फ्रॉम यू, और उसके बाद जो है ना वो आपको ब्लॉक कर देते हैं ताकि हम उनको रिपोर्ट ना कर सकते। उनको पता होता है कि इसको पता है कोई चीज, जो कि फाइबर अगर हम रिपोर्ट करें, एक दो लोग भी रिपोर्ट कर दें तो उसको वो कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं प्रोफाइल। लेकिन जो इस तरह के लोग होते हैं वो फिर दोबारा आ जाते हैं नए अकाउंट। अच्छा, ये अब यहाँ पे 35 नजर आ रहा है। ये 36 था, है ना, और हमें 35 नजर आ रहा है। हम कोई पुराना इसका देखते हैं, जैसे UFA169.co। अब इसकी पोर्टफोलियो शायद उसकी और भी गिग्स है, मैंने इसके पहले बहुत ज्यादा देखे थे, कंपेयर किए थे। जो इनके पुराने ऑर्डर्स होते हैं ना, अगर कोई पोर्टफोलियो अपना विजिबल रखे तो आप उसको भी अगर देखें तो जो यहाँ पे इन्होंने शो किया होता है ना कि 67 डीआर है, तो जब हम उसको अब देखते हैं, चेक करते हैं, तो वो नीचे गिरा हुआ होता है, क्योंकि वो ऐसे से गूगल वो, क्योंकि वो फेक रैंक होता है ना, तो वो डिटेक्ट होता जाता है और वो उसकी वेबसाइट का जो उसको फायदा हुआ हुआ होता है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। सही।
तो ये बैकलिंक्स और डोमेन अथॉरिटी का आपस में लिंक है। तो एक से मतलब जो आपको अपवर्क में लोग जॉब होती हैं और वो जो ढूंढ रहे होते हैं, उनमें एक ये भी होता है कि हाउ विल यू इंक्रीज आवर डीआर, या कैन यू डू बैकलिंक्स। हम कह सकते हैं कि हम सिर्फ ऑन पेज एसईओ आपके लिए करेंगे। अच्छा, इसका तो ज्यादा ही है। अच्छा, अम, अम, हम उनसे कह सकते हैं हम ऑन पेज खाली करेंगे आपका, उससे भी बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। अगर आप आजकल लोकल बहुत सारे लोग एसईओ करना शुरू हुए हुए, तो उनकी भी मैं चीजें देखती रहती हूँ। ऑन पेज एसईओ से भी बहुत ज्यादा रैंकिंग, ट्रैफिक, लीड्स वगैरह जो होती है ना, इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हमने कंप्लीट पैकेज देना हो किसी को, तो गेस्ट पोस्ट से हम करते हैं, यानी कि हम उनकी रेलेवेंट ब्लॉग्स को आउटरीच करते हैं और उनसे बात करते हैं कि हम आपकी वेबसाइट के लिए अच्छी हाई क्वालिटी पोस्ट लिखेंगे, तो हमें आपकी वेबसाइट से एक लिंक चाहिए। उसके तरीके होते सही। हैं सही तरीके से करने के। तो उसके बाद यानी कि हमने ऐसे स्पैमी नहीं अपने आप को शो करना होता, हमने जेन्युइन अपना एक खास तरीके से हम मैसेज करते, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाता है। इससे फिर हम अगर इसलिए लोग कहते हैं आप एक ही निश पे काम करें, ताकि आपने उसी निश के का नेटवर्क आप बनाना शुरू होते हैं लोगों का। मतलब आपने कुछ वेबसाइट्स को आउटरीच किया हुआ हो, वो आपको ट्रस्ट करते हो कि आप जो कंटेंट उनकी वेबसाइट के लिए क्रिएट करेंगे, हाई डीआर वेबसाइट्स, ठीक है, वो अच्छा होगा। तो अब हमारे पास एक निश के काफी ज्यादा ब्लॉग्स जमा हो गए हैं, तो हम अपने क्लाइंट से कह सकते हैं वी विल गिव यू लिंक्स फ्रॉम दिस साइट व्हिच विल इंक्रीज योर डीआर, और वो रियल लिंक्स होंगे, स्पैमी नहीं होंगे। और वो इतने फिर वो 700 200 इस तरह नहीं होता, वो रियल होता है, और वो थोड़े से लिंक से भी काम हो जाता है उनका काफी। जब हम मल्टीपल डिफरेंट निशेस में काम कर रहे होते हैं, तो ये मैनेज करना मुश्किल होता है। तो ये वाली वेबसाइट सही। जो कि थी, ये अच्छा, ये जो थे ना, इसमें जितने भी हमें ये नजर आ रहे हैं, ये 2 वीक्स अगो वाले हैं, 1 मंथ। ऑब्वियसली ये सेलर्स जितने भी हैं ये बहुत चालाक होते हैं। ये जब इनकी वो वाला पोर्टफोलियो पुराना हो जाता है ना, जिसमें वो वाली वेबसाइट नजर आ रही होती हैं जो अब उनका डीआर खराब हो चुका है, वो गिग डिलीट करके नई नई गिग बना लेते हैं। अभी 1 मंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि इस वेबसाइट में इस वक्त जो इसकी पोर्टफोलियो में जितने भी नजर आ रहे हैं ना, वो मैक्सिमम 1 मंथ ओल्ड ऑर्डर है इसका। तो जो ये जो डिफरेंस आना शुरू होता है ना, ये 3 to 4 मंथ्स के बाद आना शुरू होता है, फिर वो रैंक खराब होना शुरू हो जाता है। हाँ, मैंने बल्कि इसके स्क्रीनशॉट्स लिए हुए थे। ये मैंने एक का लिया हुआ था। ये हाँ, ये कोई अक्सा का था, ठीक है। उसके बाद इसका ये आपने देखे, एक मिनट, ये वेबसाइट थी रूबी कार्ड स्टोर।
जब इसने पोर्टफोलियो में लगाई 8 मंथ्स अगो, तो इसका जो डीए था 33 किया हुआ था इसने। या ये मुझे किसी का मिला था हैंड ड्रायर यूएसए, ठीक है। अब हम हैंड ड्रायर यूएसए इसने जब करके दिया 60 था उसी तरह के फाइबर सेलर ने। और जब हम इसको अब देखेंगे, spelling and spelling गलत। अच्छा, इसका 60 है और इसने 60 करके दिया था, ठीक है। अलबत्ता हम इसका हम चेक कर सकते हैं कि इन्होंने लिंक्स लिए कहाँ से थे। ऑर्गेनिक बैकलिंक्स, तो ये इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं जैसा itxoft.com, ये इसके नाम आपको नजर आ रहे हैं, seoflux.com, ये डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। अच्छा, इनको जब आप ये लिंक्स बेचते हैं, और वैसे ही स्पैम लिंक्स काउंट हुए होते हैं, तो जब हमारी वेबसाइट में स्पैम लिंक्स होते हैं तो जो मर्जी हमारी डोमेन अथॉरिटी नजर आ रही हो, मतलब ये कहते हैं कि आपको वाइट हैट दे रहे हैं, हर चीज परफेक्ट है, लेकिन असल में जो इन्होंने लिंक्स दिए होते हैं वो जनरल वेबसाइट से दिए होते हैं जिनका हमारी वेबसाइट से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो ओवरऑल इन द लॉन्ग रन गूगल हमारी वेबसाइट को वो कर देता है, रैंक खराब कर देता है, रैंकिंग खत्म हो जाती है। जैसे इस वक्त इनके 310 कीवर्ड्स रैंक है और ऑर्गेनिक ट्रैफिक खाली 6 है, तो इनको इतनी हाई डीआर अगर इनका नजर आ भी रहा है कोई फायदा नहीं हो रहा क्योंकि ट्रैफिक नहीं है कोई। और जो दूसरा है, ये सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, ताकि जब आप ने इन सारी चीजों को डील अगर करना है तो पता होना चाहिए कि क्या चीज कैसे होती है। अगर हमारे पास कोई क्लाइंट है जिसको ज्यादा चीजों का नहीं पता और उसको सिर्फ इन नंबर से फर्क पड़ता है कि अच्छा ये ज्यादा हो या वो ज्यादा हो, तो हम मतलब जिस बंदे का भी जमीर मांगता है वो इस तरह की चीजें कर सकता है, शो करे कि मैं वाइट हैट काम कर रहा हूँ, असल में वाइट हैट नहीं है। क्योंकि जो वाइट हैट ब्लैक हैट क्या होता है और ग्रे हैट, वाइट हैट होता है बिल्कुल ऑथेंटिक काम जो रियल तरीके से होता है, यानी कि रिलेटेड वेबसाइट्स हैं, हमने उनको अप्रोच किया, हमने गेस्ट पोस्ट की, हमने वहां से लिंक किया। ब्लैक हैट होता है बिल्कुल रैंडम वेबसाइट जिनका कोई मतलब खराब गैम्बलिंग साइट्स इस तरह की जहाँ पे आराम से लिंक्स मिल जाते हैं, उनसे ले लिए और उनका मतलब। और बाकी ग्रे हैट होता है इसके मिक्स का काम, थोड़ा बहुत एक दो रियल लिंक्स कर लिए और वो, ये तीनों चीजें चल रही होती हैं। और ज्यादातर लोग इस फाइबर की गिग्स बैकलिंक्स वाली लेते हैं, तो उनकी बैकलिंक प्रोफाइल जितने भी काफी लोग आपके पास जब कस्टमर्स आना शुरू होंगे तो जब आप उनकी बैकलिंक प्रोफाइल देखें तो आपको ये तकरीबन सबके ही नजर आता है। ये वाली जो वेबसाइट है ना, इट्स सॉफ्ट और ये एसईओ लॉफ्ट और ये सारे इस तरह के मिलते जुलते से नाम, आजकल ये पीबीएन ज्यादा चल रहे हैं, तो ये जो है तकरीबन सब ने इनसे रैंक लिंक्स लिए होते हैं। और ये लिंक्स उनको मिले कहाँ से? फाइबर से। फाइबर पे इन लोगों ने, इन ब्लॉग नेटवर्क्स ने अपनी गिग्स बनाई भी हैं, डिफरेंट लोग उनको सेल कर रहे हैं।
तो इवेंचुअली जब ये गूगल इनको अनरैंक करेगा तो इन वेबसाइट्स पे और भी असर पड़ेगा। जिन तो ये होता है, इसको कहते हैं टॉक्सिक बैकलिंक्स। इनको हमने डिसअवाउ करना था। यानी अगर हम किसी बिजनेस की एक्चुअल हेल्प करना चाहते हैं रियल, तो हम उनके ये स्पैम बैकलिंक्स ढूंढते हैं, मतलब जैसे इन टूल्स से, और उनको हमने डिसअवाउ करके खत्म करना होता है, क्योंकि हमने उस वेबसाइट को प्रोटेक्ट करना है कि गूगल की कोई पेनल्टी उस पर ना लगे। क्योंकि गूगल हर 2-3 हफ्ते बाद एक नया अपडेट लाता है और फिर उसमें कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आते रहते हैं, और फिर एकदम से इन वेबसाइट के रैंक्स खत्म हो जाते हैं और फिर वो प्रॉब्लम होती है। सही। तो ये रियल एसईओ का पार्ट है कि हम इन लिंक्स को डिसअवाउ करें। अच्छा, और एसईएम रश आज देखना है या नेक्स्ट सेशन में? नेक्स्ट में देख लें। ठीक है। अच्छा, आपने वो भी एक पॉइंट लिखा है ना, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी, उसमें क्या बताना है आपको? तो वो मैंने वो जो शुरू में जो कवर किया था कि अच्छा, प्राइमरी और फिर सेकेंडरी का, जो गूगल से मैंने जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं जो हम प्राइमरी। ठीक है। अच्छा, जैसे कीवर्ड्स हैं, जैसे नियर मी वाला है, तो इसको ब्लॉग में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा? मतलब अक्सर बीच में वो मिसिंग होते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स, बिल्कुल एक अजीब सा फ्रेज लग रहा होता है, तो वो उसको प्रशांत, ये वाले कुछ आर्टिकल्स हैं जो एक कंपनी के साथ हम लिख रहे थे। हम जो ये वाली ये थोड़े से अभी तक उसी तरह से चल रहे हैं, वरना डेनिस क्यू जो है ना कहता है कि ये करने की आपको जरूरत नहीं है, यानी कि एग्जैक्ट सेम नहीं होना चाहिए। लेकिन इस एजेंसी में जो हम काम कर रहे हैं वो एग्जैक्ट सेम पे कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये, हाँ, अब ये इस आर्टिकल में 8 टाइम्स आता है, व्हेन सर्चिंग फॉर यूज्ड कार्स नियर मी, इस तरह करके सही। हेडिंग्स में भी हम डाल देते हैं और कंटेंट में भी। लेकिन मतलब ये फिर बेस्ट भी यूज्ड थोड़ा कार्स, स्टफ नहीं लग रहा? हाँ ये लग रहा है। ये अभी तक असल में ना इनके जो कस्टमर्स है ना वो एक बहुत छोटे एरिया में लोकेटेड है, जैसा एम्स आयोवा में, या आयोवा जो यूएस की स्टेट है उसमें। तो वहां पे ना अभी तक ये वाली जो टेक्निक्स हैं वो काम कर रही हैं। सही। इवेंचुअली गूगल उस तरफ जा रहा है कि इन चीजों को वो रैंक करना बंद कर देगा। अब जैसे एक अभी मैं लिख रही थी ब्लॉग, उसमें सेकेंडरी कीवर्ड था कि वूल फैब्रिक डेफिनेशन। अब ये कीवर्ड मोस्ट प्रोबेबली गूगल का ही है, लोग इसी तरह लिखते हैं, वूल फैब्रिक डेफिनेशन। अब इसको ब्लॉग में बगैर वूल फैब्रिक डेफिनेशन या द डेफिनेशन ऑफ वूल फैब्रिक, मतलब वो कोई सेंस हाँ ही नहीं हाँ बन रही सेकेंडरी कीवर्ड की, तो इसको डालना इतना मुश्किल हो जाता है। इस पे क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह होना चाहिए, कोई आइडिया है? हाँ। अब जो है ना, जो वैसे तो आप चल हम देख लेंगे। मेरा जो है ना इस तरह के कीवर्ड्स के बारे में मैंने अभी रिसेंटली कोई काम नहीं किया, लेकिन मेरा जो कॉन्सेप्ट है, जो रियल कॉन्सेप्ट, यानी कि जो रियल तरीका है ना इनको रैंक करने का, जो आपने कहा है वूल फैब्रिक डेफिनेशन, हाँ। तो ये हम जो सही तरीका है इस कीवर्ड को रैंक करने का ना, जो लेटेस्ट गूगल एल्गोरिथम के मुताबिक है, इसको हमने गूगल किया और पीपल आल्सो आस्क क्वेश्चंस को देख लिया, ठीक है। उसके बाद हम इन पे क्लिक करते जाते हैं तो ये ज्यादा होते जाते हैं। कम से कम इसके 50 आप ले लें, अच्छा। इस तरह करते करते। और इन 50 के 50 को ना अपने कंटेंट में, इस जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, लेकिन जो इनका यानी कि अपने आर्टिकल को ऐसे डिजाइन करें कि इन 50 क्वेश्चंस जो आपने निकाले हैं ना इस कीवर्ड के लिए, वो उस आर्टिकल में आंसर हो रहे होने चाहिए। अब गूगल का एक माइंड है, उसमें ये गूगल का ये कॉन्सेप्ट है कि इस कीवर्ड से रिलेटेड ये क्वेश्चंस लोग पूछ रहे हैं। अगर वो आपके कंटेंट में ये आंसर हो रहे हैं ना, चाहे आपने कीवर्ड ऐसे कहीं एक दफा भी नहीं लिखा, वूल फैब्रिक डेफिनेशन आपके पूरे आर्टिकल में एक दफा भी नहीं ऐसे लिखा हुआ, लेकिन वो इस कीवर्ड के लिए रैंक हो जाएगा। सही। क्योंकि इसको हेल्पफुल कंटेंट कहते हैं और गूगल हेल्पफुल कंटेंट के ऊपर फोकस करता है। उसके एक अपडेट का नाम है हेल्पफुल कंटेंट अपडेट 2022 और 2024, और वो उसको इम्प्रूव करता जा रहा है मजीद।
और उसी में EEAT भी आता है, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, अथॉरिटी, ट्रस्ट। ये 4 एलिमेंट्स वो हर कंटेंट में देखता है। तो जब आप इस तरह के क्वेश्चंस कीवर्ड से रिलेटेड आंसर करें ना, तो उसमें EEAT को आप फुलफिल करें, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटी, ट्रस्ट। अब गूगल आपको देख रहे हैं कि आप अथॉरिटी है आपके पास उस, यानी कि आपको पता है उन चीजों के बारे में डिटेल में, और वो ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है कस्टम जो व्यूअर है जो आ रहा है, और गूगल के लिए भी। तो वो आपका कंटेंट ट्रस्टवर्दी हो गया, अथॉरिटेटिव हो गया, वो रैंक हो जाएगा। उसमें थोड़ी सी मेहनत ऑब्वियसली करनी पड़ेगी। इस कीवर्ड की आप जाके टूल से डिफिकल्टी चेक करें और उसमें कौन से लोग रैंक करें टॉप पोजीशंस पे, तो उनको फिर मतलब जैसे बैक लिंक्स ऐड करने हैं, कहाँ से करने हैं, इस तरह से थोड़ा सा काम करके तो वो ज्यादा उसकी रैंकिंग इम्प्रूव कर सकते हैं, टॉप 3-5 में ला सकते हैं। लेकिन मेन जो चीज रिक्वायर्ड है ना आजकल के एसईओ के मुताबिक, तो ये है कि आपका पीपल आल्सो आस्क क्वेश्चंस आंसर होते हैं। हम इस तरह की चीजों की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करके देख लेंगे। किसी वर्डप्रेस ब्लॉग पे आप अपना भी स्टार्ट कर सकते हैं साथ साथ। ठीक है। और कुछ नहीं, सही है, होगा आज के क्वेश्चन। अब मैं इंशाल्लाह इन सारों को एक्सप्लोर करके ना फिर क्वेश्चंस जमा कर लूंगी, फिर नेक्स्ट उसमें आपसे पूछूंगी। ठीक है। और अगले का आप वो भी शेयर कर दिएगा, अगले लेसन का क्या की पॉइंट्स डिस्कस होंगे, तो उनको भी पहले से थोड़ा मैं रीड कर लूंगी। सही है। ठीक है। ठीक है, ओके। चल, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।